नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं। इससे पिछली क्लासेस में हमने स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम 2 चरणों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का जो पहला चरण है वो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल विभाजन तक का समय है, 1885 से लेकर के 1905 तक की जो समयावधि है स्वतंत्रता संघर्ष के पहले चरण या उदारवादी युग के नाम से जानी जाती है। दूसरा चरण बंगाल विभाजन के बाद में स्टार्ट होता है 1905 से लेकर के 1919 तक का समय, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आते हैं वहां तक की जो समयावधि है वो दूसरे चरण के अंतर्गत रखी जाती है और उसको उग्रवादी राष्ट्रीयता का काल भी कहते हैं। तीसरा चरण जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 1919 के बाद से स्टार्ट होता है। कहां तक जाता है? भारत की स्वतंत्रता के समय तक। 1919 से लेकर के 1947 तक के इस काल को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है, गांधीयन एरा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि गांधी एरा स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इसी वजह से इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास था और करमचंद इनके पिता का नाम था। तो पिता का नाम जो है ये सरनेम के तौर पे लगाते थे, मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। इनका विवाह कस्तूरबा के साथ में हुआ था। 1889 से 91 के मध्य में इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टरी यानी वकालत की पढ़ाई की थी और वहाँ से लौट आने के बाद में फिर ये 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे और साउथ अफ्रीका में इन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कहाँ पे की? साउथ अफ्रीका में 1894 में। 1910 में इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया, वहीं पे। और किसकी मदद से बनाया? जर्मन शिल्पकार कालिनबाग की मदद से। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की गई साउथ अफ्रीका में ही। इसके साथ साथ 1904 में ही इन्होंने अपना एक अखबार निकाला इंडियन ओपिनियन के नाम से। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में जो काले मूल के लोग होते थे उनके साथ बड़ा ही गलत व्यवहार किया जाता था, बड़ी हे दृष्टि के साथ उनको देखा जाता था, बहुत अत्याचार उन पर किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों का भी यही हाल था। कई बार स्वयं गांधी जी को इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, रंग भेद का, नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने का उन्होंने निर्णय लिया। काफ़ी प्रयास उनके द्वारा वहाँ पे किए गए। तो दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। बाद में ये जो फॉर्मूला था इन्होंने भारत में अपनाया था जब 1915 में ये भारत आए थे। उसके बाद में 1909 में हिंद स्वराज बुक आती गांधी जी की। कई बार इसका नाम पूछा गया कि हिंद स्वराज किसकी रचना है? गांधी जी की रचना है। 1915 में गांधी जी भारत लौट आते हैं। भारत लौटने पर इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से और इन्हीं को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है और यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का एक नया दौर स्टार्ट होता है, जिसे गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में सबसे पहली घटना आती है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917। डेट्स यहाँ से जो जो आंदोलन है, प्रमुख सत्याग्रह, उनकी डेट्स आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, कई बार पूछी जाती हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, इसकी पहले बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये सत्याग्रह हुआ क्यों था। तो चंपारण एक स्थान है बिहार में, यहाँ पर नील की खेती की जाती थी। तो यहाँ एक प्रथा चलती थी, 3 कठिया प्रथा। ये 3 कठिया प्रथा क्या है इसको पहले समझिए। जैसे 1 बीघा खेत होता है तो उसकी माप होती है, जैसे वहाँ पर जो स्थानीय माप रही होगी कट्ठे में मापा जाता था। जैसे हम बीघे में मापते हैं, हेक्टेयर में मापते हैं, एकड़ में मापते हैं, तो ऐसी कट्ठा एक भूमि मापन की इकाई होती है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो ये 3 कट्ठिया प्रथा का नाम यहीं से आया कि जो 20 कट्ठा भूमि है उसमें से कम 3 कट्ठा भूमि पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी ही करनी है। तो बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से इसी के विरोध स्वरूप ये जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया और नील किसानों की समस्याओं को सुनने का जो है इन्होंने आग्रह किया था। तो गांधी जी का भारत में ये जो सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, ये प्रथम सफल सत्याग्रह माना जाता है। यानी पहला सत्याग्रह भी था, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह जो भारत में किया था वो चंपारण सत्याग्रह ही था। इसके साथ साथ ये एक ऐसा सत्याग्रह भी था जो गांधी जी के द्वारा किया गया और सफल भी रहा।
इसमें जो कुछ अन्य सहयोगी थे उनमें राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, महादेव गोसाई, देसाई सॉरी, मजहरुल हक, नरहरि पारिख और ब्रज किशोर, ये सारे लोग गांधी जी के सहयोगी थे। हालांकि एन.जी. रंगा ने गांधी जी के इस सत्याग्रह का विरोध भी किया था। जैसे आपने देखा होता, यहाँ तक गांधी जी सिर्फ गांधी जी के नाम से जाने जाते थे, उसके बाद में महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। यहीं से यानी चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जुड़ गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी थी। इसके बाद में आता है अहमदाबाद आंदोलन 1918, याद रखेंगे। मजदूर और मिल मालिकों के बीच में प्लेग के बोनस को लेकर के विवाद था, उसी से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था। मिल मालिक जो थे वो मजदूरों को मिलने वाले प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहते थे, मजदूर इससे सहमत नहीं थे, उसी को लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ था। एक व्यक्ति थे अंबालाल साराभाई, ये गांधी जी के मित्र हुआ करते थे। इनकी बहन थी अनुसुईया बेन, ये इस अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी की मुख्य सहयोगी के रूप में रही थी। हालांकि जो अंबालाल साराभाई थे, हालांकि कहने को ये गांधी जी के मित्र थे, परिचित थे, लेकिन इन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध किया था। जबकि अंबालाल साराभाई की बहन जो थी अनुसुईया बेन, वे गांधी जी की मुख्य सहयोगी के तौर पर यहाँ पर उनके साथ में रही थी। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? फसल नष्ट हो जाने पर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों को लगान में छूट नहीं दी गई थी, इस वजह से उन्होंने सत्याग्रह कर दिया था। खिलाफत आंदोलन आता है इसके बाद में 1919 से लेकर के 1922 तक। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है खिलाफत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। मुसलमानों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को समर्थन दिया गया, अंग्रेजों को सपोर्ट किया गया था। ठीक है, सपोर्ट की शर्त पर किया गया था कि एक सेवर्स की संधि हुई थी विश्व युद्ध के समय में, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो सेवर्स की संधि हुई थी। उस सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की के सुल्तान, जिसको खलीफा का दर्जा दिया जाता था, उसके समस्त अधिकार जो है वो छीन लिए गए थे। तो मुसलमानों के द्वारा पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन इस शर्त पर किया गया कि अगर अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाते हैं तो तुर्की के सुल्तान के जो अधिकार छीने गए हैं उनको वापस कर देंगे। लेकिन इंग्लैंड जीत तो गया, लेकिन जीतने के बाद भी वो जो वादा पहले करके बैठे थे मुसलमानों से, उस वादे से वो मुकर गए। इस वजह से खिलाफत आंदोलन का यहाँ पे जन्म होता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। मार्च 1920 में अली बंधुओं के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो है इन्हीं चीज़ों को लेकर के इंग्लैंड भेजा जाता है। 31 अगस्त 1920 इस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेकिन बाद में अगर जैसे आंदोलन की बात करें तो 1924 में तुर्की में सत्ता पलट होता है। कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनाई जाती है और जो खलीफा का पद पुराने टाइम से चला आ रहा था उसको समाप्त कर दिया जाता है। खलीफा के पद के समाप्त होते ही इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की। दिसंबर 1920 में ये हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। इसी आंदोलन में असहयोग के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। असहयोग आंदोलन जो आगे आप पढ़ेंगे, उस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर विचार जो है वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है इसका नाम रखा गया था दिसंबर 1920 में। इसके साथ साथ ये अधिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस के संविधान में, जिस संविधान के आधार पर या जिन नियमों के आधार पर कांग्रेस अपनी जो भी कार्य प्रणाली थी उसको संचालित करती थी, उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। संशोधन में सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन ये था कि अब कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का मेंबर बन सकता था, सदस्य बन सकता था। पैसे मतलब यहाँ पर सदस्य बनने का एक क्राइटेरिया क्या था कि 25 पैसे देने होते थे सदस्यता ग्रहण करने के लिए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है वो 25 पैसे देकर के कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर सकता था, है ना। तो अब यहाँ से आता है आपका असहयोग आंदोलन। 1920 से 1922 तक ये चला था। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन होता। ये रेगुलर अधिवेशन नहीं था, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। इसी आपके अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। इससे आप देखेंगे पहले थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, इस पर विचार किया गया, ठीक है। लेकिन इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत कहाँ पे किया गया? तो ये कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो सितंबर 1920 में बुलाया गया था।
ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, ये गांधी जी के द्वारा पेश किया गया। एनी बेसेंट के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया गया था। यहाँ पर जो ये अधिवेशन हुआ या असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर निर्णय ये लिया गया कि जो भी सरकारी उपाधियाँ हैं वे सभी त्याग दी जाएंगी। इसके साथ साथ वे सभी पद त्याग दिए जाएंगे जिन पर किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलता है। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो सरकारी पदों पर काम करते थे बिना वेतन के, अवैतनिक सरकारी पद जो थे उनका त्याग कर दिया जाएगा। जो भी सरकारी स्कूल हैं, जो भी सरकारी कॉलेज हैं, उनका बहिष्कार किया जाएगा। विदेशी सामान को पूर्णतः जो है सिरे से नकार दिया जाएगा, उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। मद्य बहिष्कार किया जाएगा, शराब की दुकानों पर तालाबंदी होगी। छुआछूत ऐसी जो चीज़ें चल रही हैं समाज में, इनका बिल्कुल जो है खात्मा किया जाएगा, इनका विरोध किया जाएगा। तो ये जो है प्रमुख यहाँ पर बातें स्वीकृत करी गई थी। और इस संबंध में सबसे पहले गांधी जी ने ही शुरुआत करते हुए जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा उनको एक उपाधि दी गई थी कैसर ए हिंद की, वो उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। इसके साथ साथ जमनालाल बजाज एक व्यक्ति थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, इस आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए एक फंड की स्थापना की गई, जिसको तिलक स्वराज फंड के नाम से जाना गया। 1921 में इस फंड की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? मोहम्मद अली। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ और इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाकर उसका विरोध किया गया। अब यहाँ पर आंदोलन अपनी गति पकड़ ही रहा था कि क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो जाता है जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप या जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भीड़ के द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, आगजनी कर दी जाती है, जिस वजह से 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है और ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक हिंसक रूप लेने की कगार पर आ जाता है। गांधी जी को जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि वे नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन किसी भी प्रकार का हिंसक रूप ग्रहण करे। अब इसके बाद में स्वराज पार्टी मार्च 1923 में इसकी स्थापना होती है। किस किस के द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखते हैं। दिसंबर 2022 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गया में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो बिहार के गया में यहाँ पर 2022 लिख गया है, ये जो है 1922 है ना। अब देखिए मैं भी इंसान ही हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आप पॉइंट आउट किया कीजिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो भगवान तो है नहीं, तो कभी कभी गलती हो भी जाती है। वो मुझे दिख गया, नहीं तो गलती अगर जैसे मेरे द्वारा गलती होगी तो मैं बार बार उसी गलती को उसी तरीके से रिपीट करूँगा। जैसे मैं मान करके चलो कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूँ तो बार बार मैं उसी मिस्टेक को मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, वो मिस्टेक मैंने कहाँ पर करी है। आप उस चीज़ को जो है जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाया करें तो उसको बताया कीजिए। और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कभी कभी कोई मिस्टेक या गलत कुछ लिख जाता है तो उसको बताते भी हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं CR दास। ठीक है, यहाँ पर एक मतभेद जैसा स्थिति देखने को मिलती है कि यहाँ पर कांग्रेस का एक खेमा ऐसा था जो कि ये चाहता था कि परिषदों में जो काउंसिल होती थी उन परिषदों में प्रवेश लिया जाना चाहिए और परिषदों में प्रवेश लेकर के सक्रिय रूप से ब्रिटिश सरकार के जो भी डिसीजंस हैं, उसके जो भी फैसले हैं, उनका विरोध किया जाना चाहिए। मतलब सरकार में घुस करके सरकार का विरोध करना चाहिए। तो एक खेमा ये चाहता था। एक खेमा ऐसा था जो कि परिषदों में प्रवेश नहीं लेना चाहता था। मतलब उनका मानना ये था कि सरकार में परिषदों में मतलब प्रवेश लेकर के या परिषदों में पार्टिसिपेट करके या चुनाव लड़के आज़ादी को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति परिषदों में प्रवेश लेकर के सरकार का विरोध करना चाहते थे उनको परिवर्तनवादी कहा गया, और जो लोग परिषदों में प्रवेश न लेने के पक्ष में थे उनको अपरिवर्तनवादी किया गया। तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में, जो कि दिसंबर 1922 में हुआ था, यहाँ पर परिषदों में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो जो परिषदों में प्रवेश न लेने के प्रस्ताव से सहमत थे वे व्यक्ति कौन थे? अपरिवर्तनवादी कहलाए।
तो इसमें प्रमुख रूप से राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, राजगोपालाचारी का नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, एन जी रंगा, डॉक्टर अंसारी, ये सभी लोग अपरिवर्तनवादी थे। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मार्च 1923 में, तो ये जो है परिवर्तनवादियों की ही पार्टी थी। ये चाहते थे कि अपनी एक पार्टी बनाई जाए, वो पार्टी चुनाव लड़े और हम अपना एक बहुमत लेकर के जो है सरकार में जाएं, परिषदों में बैठें और वहाँ पर जो है अपनी नीतियाँ बनाएं, सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ जिनको सरकार लागू करती है तो उनका कम से कम हम अपोजिशन में खड़े हो सकें, वहाँ पर उनका विरोध कर सकें। तो ये लोग परिवर्तनवादी थे। तो सितंबर 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। परिषदों में प्रवेश लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो स्वराज पार्टी से संबंधित थे, है ना। नवंबर 2023 में, अरे यहाँ पर 2000 ही 2000 हो गया यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये नवंबर 1923 में, है ना, इसको सही कर लीजिएगा, ये 2022 2023 लिख गया है। नवंबर 1923 में इलेक्शन होते हैं स्वराज पार्टी के और इसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। 42 सीटों पर स्वराज पार्टी को जीत मिलती है। मध्य प्रांत में इसको स्पष्ट रूप से बहुमत मिल जाता है और बंगाल में स्वराज पार्टी जो है सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आती है। स्वराज पार्टी की कुछ सफलताएं थीं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहला तो कि ये चुनाव जीत करके विधानमंडलों में पहुंचे तो वहां पर जो भी चीज़ें ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित की जाती थी, जो भी नियम लाए जाते थे, जो भी कानून लाए जाते थे, या मान करके चलिए जैसे बजट वगैरह पेश किया जाता था, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कि भारत के लिए बेनिफिशियल नहीं होती थी। उन चीज़ों पर ये स्वराज पार्टी के जो भी नेता थे वहाँ पर विरोध करते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी संख्या कम थी और उनकी संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से इनकी बात नहीं चल पाती थी और जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो ज़बरदस्ती उन चीज़ों को लागू कर देती थी। इससे कहीं ना कहीं एक ये चीज़ निकल करके सामने आई कि विधानमंडलों का जो असली कैरेक्टर था, असली चरित्र था, वो उजागर हुआ। गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया। 1919 का जो अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधारों के नाम से जिसको जाना जाता है, उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी नियुक्त जो है करवाने में ये सफल रहे 1924 में स्वराज पार्टी के लोग, जो कि कमेटी किस नाम से जानी गई, मुंडी मैन कमेटी के नाम से जानी गई। ये मुंडी मैन कमेटी किससे रिलेटेड है, 1919 के अधिनियम की समीक्षा से। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफलता इनको मिली। 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल, इस पर स्थगन प्रस्ताव लाने में ये सफल रहे। पब्लिक सेफ्टी बिल को स्वराज पार्टी के द्वारा क्या कहा गया, भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 किसको कहा जाता है, ये पब्लिक सेफ्टी बिल को कहा जाता है। 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल छोड़ दिया और इस तरीके से यहाँ से स्वराज पार्टी का जो एक काम का पूरा सिस्टम चल रहा था वो धीरे धीरे यहाँ से समाप्त हो गया। इसके बाद में आता है गांधी दास पैक्ट या गांधी दास समझौता, नवंबर 1924। इतना ही याद रख लेंगे, काफ़ी है। तो गांधी और सी आर दास के बीच में मुख्य रूप से समझौता हुआ था। तो तीसरे व्यक्ति इसमें थे मोतीलाल नेहरू। तो गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त वक्तव्य दिया था इस समझौते के दौरान, और वो संयुक्त वक्तव्य क्या था कि असहयोग जो है अब उसे राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरह नहीं देखा जाएगा। अन्य राजनीतिक दल और आंदोलनों को देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। कई बार पूछा गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसका पहला अधिवेशन 1915 में हुआ था, कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में। अकाली आंदोलन पंजाब में चलाया गया। सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक और जो भ्रष्ट महंत से उनसे मुक्त कराने के लिए यह अकाली आंदोलन चलाया गया था। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 के बीच में, यानी इस वर्ष के मध्य काल में लगभग, कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ जो है नागपुर झंडा सत्याग्रह चलाया गया था। बोरसद आंदोलन 1900 के 22-23 के आसपास देखा गया खेड़ा, गुजरात में। यहाँ पर क्या होता था कि डकैतों की वारदातें बहुत ज़्यादा होती थीं। उन डकैतों की वारदातों को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि अतिरिक्त पुलिस दस्तों की जो है उनको आवश्यकता महसूस हुई कि मतलब उनको ज़्यादा पुलिस वहाँ पर लगानी थी, और जब ज़्यादा पुलिस लगाई जाएगी तो उनके लिए वेतन की भी आवश्यकता होगी। तो उस वेतन की पूर्ति के लिए उन्होंने उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया कि हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा ताकि हम डकैतों की वारदातों को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस दस्तों की
नियुक्ति कर सकें, जिनका यहाँ के लोगों ने विरोध किया था और इसी वजह से इसको बोरसद आंदोलन के नाम से जाना गया। बोरसद एक जगह का नाम है, ठीक है। वाईकुम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ त्रावणकोर केरल में। केटी माधवन के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया और ये किससे संबंधित था? ये अछूत लोग जो होते थे, जिनको तथाकथित लोग नीची जाति का मानते थे, उनको मंदिरों में प्रवेश करने की मांगों से जुड़ा हुआ ये वाईकुम सत्याग्रह था। अब यहाँ से एक चीज़ आती है, वामपंथी आंदोलन। कम्युनिस्ट जो मूवमेंट था वो भी जो है एक पैरेलली यहाँ से देखने को मिलता है। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि वामपंथी आंदोलन है क्या। देखिए, दो शब्द आते हैं, वाम और दक्षिण। वाम का मतलब होता है जो वामपंथी होते हैं उनको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? लेफ्टिस्ट। और दक्षिणपंथी जो होते हैं उनको राइटिस्ट कहा जाता है। इसका सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वाम और दक्षिण पदों का, टर्म्स का, वो फ्रांस की क्रांति के दौरान किया गया था, है ना। तो जो वामपंथी होते थे वो उनको मतलब वामपंथी जो होते थे वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता था जो राजा के विरोधी होते थे, उनको वामपंथी कहा जाता था। दक्षिणपंथी ऐसे लोग होते थे जो राजा को सपोर्ट करने वाले होते थे या उससे सहमत होने वाले व्यक्ति, उनको दक्षिणपंथी कहा जाता था। भारत में ये वामपंथी आंदोलन उदय कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, जिसको मैंने बीच में भी थोड़ा सा रोक के रखा है क्योंकि फिलहाल एग्जाम नज़दीक है, आरओ और उसके बाद में पीसीएस। तो आरओ का वैसे मैं इसको चलाता रहूँगा, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। रूस में क्रांति या फ्रांस की क्रांति या जो जर्मनी में हिटलर का जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें उधर चल रही हैं। तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो वहाँ पे भी सामान्य लोगों के द्वारा राजा की जो निरंकुश शासन पद्धति थी उसके खिलाफ वहाँ पर आवाज़ उठाई गई, हिंसात्मक तरीके से कार्रवाइयाँ हुई। तो कहीं ना कहीं से वहाँ से एक इंस्पिरेशन लेते हुए, वहाँ से एक प्रेरणा लेते हुए भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय होता है। इसके साथ साथ जो दो विश्व युद्ध हुए थे उसका जो बीच का समय था उसमें भारत सहित लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तो एक ये भी इसका कारण था। और इसके साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास हो रहा था। तो ये भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख कारणों के रूप में देखे जा सकते हैं। भारत में वामपंथी आंदोलन की दो प्रमुख शाखाएं थीं, जिसमें से एक को साम्यवाद कहा जाता था, दूसरी को कांग्रेस सोशलिस्ट दल कहा जाता था। साम्यवाद जो चीज़ थी ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरी थी, है ना। अब जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जैसे एनसीईआरटी भी अगर आपने पढ़ी होगी 9th क्लास की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इसका होगा। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में साम्यवाद या कम्युनिज्म जो होता है वो उभरता है। कॉमिंटर्न जो एक संस्था थी, ये रूस का एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था, है ना। तो कॉमिंटर्न आप देखेंगे तो इसको देखो, शब्द को देखें, कॉमिंटर्न, ERN, ठीक है। तो कॉम यानी जो स्टार्टिंग के 3 लेटर हैं ये किसको दिखा रहे हैं? ये कम्युनिज्म, साम्यवाद को दिखा रहे हैं। इंटर्न मतलब इंटरनेशनल। तो साम्यवाद की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जो मुख्य रूप से रूस की संस्था के रूप में देखी जाती है। तो जो साम्यवाद था ये कॉमिंटर्न के द्वारा कंट्रोल होता था। और यहाँ पर बात करें कि कांग्रेस और सोशलिस्ट दल जो हम देख रहे थे, जो दूसरी शाखा थी, ये भारतीय दल था साम्यवादियों का। और ये प्रमुख रूप से किस विचारधारा को मानता था? लोकतंत्रीय समाजवाद की विचारधारा को ये मानता था। तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही शाखाएं, साम्यवाद और कांग्रेस सोशलिस्ट दल, इन दोनों ने ही भारत में समाजवादी विचारों और जन आंदोलनों को एक नया रूप देने का काम किया। अब यहाँ से इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख चीज़ें देखते हैं जो अक्सर करके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मानवेंद्र नाथ राय, जिनको MN रॉय मतलब संक्षेप में कहा जाता है, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। जुलाई अगस्त 1920 में मॉस्को में इन्होंने कॉमिंटर्न की जो बैठक होती थी उसमें प्रतिभाग किया। 17 अक्टूबर 1920 को इसी से प्रभावित होकर के ताशकंद में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके और अन्य सदस्य जो थे वो थे AT राय, मोहम्मद अली और अवनी मुखर्जी, ठीक है। स्थापना किसने करी थी? MN राय ने, मानवेंद्र नाथ राय ने। कई बार पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में स्थापना किसके द्वारा की गई थी? MN रॉय के द्वारा की गई थी। 1 सितंबर 1924 को भारत में भी एक दल की स्थापना होती है जो कि साम्यवाद से जुड़ा हुआ था, भारतीय साम्यवादी दल। इसको बनाने की घोषणा की जाती है सत्यभक्त के द्वारा कानपुर में। 25 से 27 दिसंबर के आसपास कानपुर में पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस होती है और 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है भारत में। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया था, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो ताशकंद में उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, MN रॉय के द्वारा। 1925 में भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे सिंगार वेलू चेट्टियार। कार्यालय इसका मुंबई में था। और भारत में सबसे पहले अगर किसी ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक
ठीक है। सबसे पहले पूरी तरीके से स्वाधीनता, पूरी तरीके से स्वतंत्रता, आंशिक रूप से नहीं, पूरी तरीके से भारत स्वतंत्र होना चाहिए, ये डिमांड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही रखी गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है, पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और प्रभाव जो उसका धीरे धीरे बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए चलाया गया एक मुकदमा था जिसको पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी लोगों पर ये केस चलाया गया उसमें प्रमुख रूप से ये तर्क दिया गया सरकार के द्वारा कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं इन्होंने सम्राट की, यानी ब्रिटेन के सम्राट की बात मैं कर रहा हूँ, ब्रिटेन के सम्राट की जो प्रभुसत्ता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। इस तरह के आरोप इन लोगों पे लगे थे और इन पर जो मुकदमा चला उसको पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। इसमें अब्दुल कादिर नामक वकील के द्वारा जो अभियुक्त थे जिन पर आरोप लगा था उनकी पैरवी की गई थी। अगला है कानपुर षड्यंत्र केस 1924। इस केस में 4 व्यक्ति अदालत में पेश किए गए जिनके नाम आप यहाँ पे देखेंगे, नलिन गुप्त, उस्मानी, अमृत डांगे और मुजफ्फर अहमद। 5वें इसमें एमएन राय थे जो उस टाइम पर भारत में नहीं थे, ये भी कानपुर षड्यंत्र केस में सम्मिलित थे। इसमें जो हुसैन थे, है ना, तो हुसैन जो थे वो सरकारी गवाह बन गए थे। सिंगार वेलू चेट्टियार बीमार थे, इस वजह से इन पर मुकदमा नहीं चला था। तो ये 4 व्यक्ति मैंने विशेष रूप से क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बना है कि कानपुर षड्यंत्र केस में किन व्यक्तियों को अदालत में पेश किया गया जिन पर मुकदमा चला था। तो वो 4 लोग थे, नलिन गुप्त, उस्मानी, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद। एमएन राय भी षड्यंत्र में सम्मिलित थे और सिंगार वेलू चेट्टियार भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे, लेकिन ये बीमार थे, इन वजह से इन पर मुकदमा नहीं चला। एमएन राय उस टाइम पर भारत में नहीं थे और अगले थे हुसैन जो कि सरकारी गवाह बन गए। इसके बाद में आता है मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 तक ये चला। इसमें 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके इन पर केस चलाया गया। गांधी जी जो थे वो साम्यवादी नेताओं से मिलने जेल में गए थे। जो 31 कम्युनिस्ट थे इनको गिरफ्तार किया गया था, इनसे मिलने गांधी जी भी गए थे। कांग्रेसियों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लाया गया जो पब्लिक सेफ्टी बिल था वो पास नहीं होने दिया था। अभी थोड़ी देर पहले पब्लिक सेफ्टी बिल की बात हो रही थी। स्वराज पार्टी वाले लोग भी तो कांग्रेसी ही थे, वो भी तो कांग्रेस से ही संबंधित थे। तो क्योंकि साम्यवादी लोगों के विरुद्ध ही ये पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था, इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए, इनकी जो भी चीज़ें हो रही थी, इनकी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो सरकार को पसंद नहीं थी, उन पर वो बैन लगाना चाहते थे, उसके लिए पब्लिक सेफ्टी बिल ला रहे थे। लेकिन कांग्रेसियों ने साम्यवादियों के विरुद्ध जो ये बिल लाया जा रहा था इसको पास नहीं होने दिया था। 1934 में ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी दल को अवैध घोषित कर दिया। इस केस का फैसला, मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला 16 जनवरी 1933 को आया, जिसमें से मुजफ्फर अहमद को काला पानी की सजा दे दी गई। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना होती है जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन की बुक को लेकर भी आता है। इन्होंने बुक लिखी थी समाजवाद ही क्यों, ठीक है, समाजवाद ही क्यों, वाई सोशलिज्म, इस तरह की एक बुक लिखी थी इन्होंने 1936 में, इसको भी आप याद रखेंगे। 1933 में पंजाब में समाजवादी दल की स्थापना होती है प्रोफेसर ब्रजलाल के द्वारा। 1934 में फिर ये छोटे छोटे जो समाजवादी दल थे इन सभी को मिलाकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना दी जाती है और इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का समर्थन भी प्राप्त था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसे सक्रिय रूप से संबंधित नहीं थे, मतलब एक्टिव मेंबर नहीं थे इस पार्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी इनको सपोर्ट करते थे। ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी दरअसल कांग्रेस की विरोधी नहीं थी, ये बहुत जानना जरूरी है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी विरोधी नहीं थी, बल्कि इसका निर्माण कांग्रेस के भीतर ही कार्य करने और उसे सुदृढ़ बनाने और इसके साथ साथ उसकी जो भी नीति थी उनको आकार देने के लिए किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू के संबंध में कहा भी था कि वे मस्तिष्क से तो वामपंथ के साथ हैं किंतु हृदय से महात्मा गांधी के अनन्य समर्थक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इन चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो अपनी एक्टिविटीज़ से तो वो महात्मा गांधी के एक अनन्य समर्थक के रूप में देखे गए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इंटरनली वामपंथ को, लेफ्टिज्म को सपोर्ट करते थे। तो ये बोस ने कहा था नेहरू के बारे में। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो क्या घोषित किया था, समाजवाद का लक्ष्य घोषित किया था। इसके साथ साथ कुछ अन्य वामपंथी दल थे जिनसे जुड़े हुए प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो ये भी एक वामपंथी दल था।
1939 में इसकी स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और इसकी स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उससे इस्तीफा दिया था। उसके बाद में उन्होंने इस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939 में बंगाल में इसकी स्थापना होती है एन दत्त मजूमदार के द्वारा। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 1940 बंगाल। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में इसकी स्थापना हुई बंगाल में। किसके द्वारा की गई थी? एम एन रॉय के द्वारा। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी 1941 में इसकी स्थापना हुई बंगाल में, और इंद्रसेन अजीत राय के द्वारा इसको स्थापित किया गया। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 में स्थापित हुआ कलकत्ता में। किसके द्वारा? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा।